नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आज 24। नजर डालते हैं शहर की कुछ खास हलचल पर। नाम सत्य है, बीमा कंपनी मस्त है। राम नाम सत्य है, बीमा कंपनी मस्त है। के खाते में पैसा नहीं आया है। प्रतीकात्मक रूप से सरकार ने बड़े ऐसे चेक बनवाए और बड़े फोटो खिंचवाए, और जब वो चेक किसानों को उपलब्ध कराए 6 लाख के, पर किसानों के खाते में देखेगा तो मात्र 3 लाख रुपए आए हैं। ऐसा यहाँ की मीडिया ने छापा भी है। किंतु जब किसानों में इस प्रकार का आक्रोश चला तो भारतीय किसान संघ के माध्यम से आज पूरे प्रदेश के अंदर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। अगर इस प्रकार के पुतला दहन के बाद भी ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनती है तो फिर आगे का कदम उठाकर पूरे कार्यालय कलेक्टर कार्यालय को घेरा जाएगा, क्योंकि सारी जवाबदारी कलेक्टर और कृषि विभाग की है। और इस प्रकार की अगर जानकारी और सूची भी उपलब्ध नहीं कराई गई कि किसके खाते में कितने आए हैं पैसे, तो उनका घेराव करके उसी दिन हिसाब करके जब तक सूची नहीं मिलेगी हम सब उठने वाले नहीं हैं। यदि श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला भोपाल विषय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2020 एवं खरीफ 2020-21 के फसल बीमा दावा राशि वितरण की शार्ट फाइल रिपोर्ट प्रदान करने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के सभी किसानों की ओर से निवेदन है कि 12 फरवरी 2022 को खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की फसल बीमा दावा राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के पात्र किसानों के खाते में राशि का अंतरण किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक किसानों के खाते में उनके पटवारी हल्के में हुए नुकसान के अनुपात में बहुत ही कम राशि बीमा कंपनी द्वारा डाली गई है। कहीं कहीं तो एक ही पटवारी हल्के में प्रति हेक्टेयर अलग अलग राशि बीमा कंपनी द्वारा डाली जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि बीमा कंपनी ने फसल बीमा राशि वितरण करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रचलन मार्गदर्शिका के नियमों को ताक में रखकर अनियमितताएं की है। इसी के साथ संबंधित बीमा कंपनी द्वारा आज दिनांक किसी भी जिले को पटवारी हल्के वार चार्ट फाइल रिपोर्ट थ्रेश होल्ड उपज वास्तविक उपज में कमी बीमित किसान बीमित रकबा एवं क्लेम राशि उपलब्ध नहीं कराई है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि फसल बीमा दावा राशि करने में बीमा कंपनी ने पारदर्शिता नहीं अपनाई है। इसलिए प्रदेश के किसानों में प्राप्त फसल बीमा दावा राशि को लेकर संबंधित बीमा कंपनी के प्रति आक्रोश एवं सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त हो रहा है। अतः उपरोक्त विषय की गंभीरता को देखते हुए भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश श्रीमान से निवेदन करता है कि उक्त दोनों वर्षों की अधिसूचित फसलों के दावा राशि वितरण में पारदर्शिता लाने हेतु प्रत्येक जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय पटवारी हल्के वार पूरे जिले की शार्ट फाइल रिपोर्ट थ्रेश होल्ड उपज वास्तविक उपज में कमी बीमित किसान बीमित रकबा एवं बीमा क्लेम कस्बा की जाए एवं प्रति भारतीय किसान संघ जिला इकाई को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जिलेवार पात्र किसानों की पटवारी हल्केवार सूची की सार्वजनिक की जाए। यदि 7 दिनों के संबंधित बीमा कंपनी द्वारा उक्त दोनों वर्षों की अधिसूचित फसलों की शार्ट फाइल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो प्रदेश के किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर प्रत्येक जिला स्तर पर डेरा डालो आंदोलन के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदेही संबंधित बीमा कंपनी मध्य प्रदेश सरकार एवं प्रशासन की रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ व्यापक में बहुत बड़े स्तर पे दूसरे नए कोई घोटाले की जानकारी आ रही है। इसमें सामान्य वर्ग
ओबीसी और एसटी के लोग ज्यादा उसमें लिप्त हो रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार आने के बाद इनके पहले टेन्योर से बहुत बड़ा मेडिकल घोटाला हुआ था और लंबे समय तक वो मेडिकल घोटाला चला और जांच में आनाकानी की गई। अंत में जाके उसका जो आईटी एक्टिविस्ट थे उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड लाके प्रस्तुत किए और जांच कराना पड़ी और कुछ दोषी लोग उसमें दंडित किए। इसका नाम बदलने की कोशिश भी की गई, नाम भी बदला गया, सब कुछ बदला गया, लेकिन इसका स्वरूप जहाँ के तहाँ है। जो लोग बैठे हैं उसमें वो अभी भी बैठे हुए हैं और आपने देखा है कि पुलिस भर्ती में अभी इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि जो कम अंक वाले लोग हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं और ज्यादा अंक वाले लोग हैं वो रह गए हैं। और ये केवल एक वर्ग की बात नहीं है कि सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग की बात है, ये SC/ST में भी यही चीजें होंगी। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन्होंने सबसे पैसा मांगा जा रहा है और जिन लोगों ने पैसा दे दिया, यहाँ तक कह रहे हैं लोग कि कुछ लोगों ने 15-15 लाख रुपए लेके भी ये काम किया है, तो और कुछ लोगों ने प्रमाण भी दिए हैं उनमें से शिकायत करता। तो मेरा ये कहना है कि ये सरकार कब तक आंख मीच के रहेगी। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड प्रदेश में टूट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि यदि ये बेदाग है, क्योंकि उनके अधिकारियों के पास भी इसके पेपर पहुंच रहे हैं और उसके प्रमाण भी दिए जा रहे हैं और उल्टा उन अधिकारी पे कार्रवाई करने के बजाय वो उन लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं जो प्रमाण लेके आए हैं। डॉक्टर आनंद राय जो आईटी एक्टिविस्ट थे, के मिश्रा जो कांग्रेस के बड़े दबंग प्रवक्ता हैं, जो मतलब बिना डरे बोलते हैं, ऐसे लोगों को एट्रोसिटी एक्ट लगा के दबाया जा रहा है। तो ये चोरी और सिनाजोरी हो गई। तो मेरा ये निवेदन है, राज्यपाल महोदय से मेरा ये निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी को निर्देश दिए जाए, इनको सद्बुद्धि दे भगवान कि ये फटाफट इनकी जांच कराए और जांच करा के दोषी लोगों पे कार्रवाई करें। और ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि आप भी उसमें लिप्त हो, क्योंकि आपके हाथ में है कार्रवाई करना, और नहीं करेंगे तो जिम्मेदारी तो आपकी आती है। सर, अभी 3 दिन पहले ग्वालियर से एक अकेला लड़के ने आकर व्यापन में ज्ञापन दिया, उसमें उसको नाम पे बताया कॉलेज से, और ये कहा कि 15 लाख रुपए लेके ऑन स्पॉट ऑन स्क्रीन नंबर दिए जा रहे हैं। व्यापन के जो कंट्रोलर ने ये कहा कि इसकी जांच की जाएगी। कल लगभग 500 युवक युवतियां पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों से आए थे और उन्होंने व्यापम से लेकर प्रदेश के गृह मंत्री से ज्ञापन सौंपा। जवाब दिया गया है कि जांच की जाएगी। सर, इस मुद्दे पर समाज पार्टी क्या राय रखती है? नहीं, हम भी इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हम भी इसके बारे में ज्ञापन सौंपेंगे और इस मुद्दे को पूरे प्रदेश में ले जाएंगे, युवाओं के बीच में ले जाएंगे, क्योंकि प्रदेश का युवा वैसे बेरोजगार है, उसको वैसे ही रोजगार नहीं मिल रहा है। एक तो आरक्षण का चक्कर है, कभी पिछड़े का बढ़ा दिया, कभी इसका घटा दिया, कभी उसका घटा दिया, और उस चक्कर में सरकार ये चाहती है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ कि शिवराज जी ये चाहते हैं कि इसको इतना मचा दो कि भर्ती नहीं हो और सब लोग ऐसे घूमते रहें, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो सरकार भी कैसे चल रही है, भगवान मालिक के खाली पदों के ऊपर। अभी कल जो आज लगे तो सर, जिनके 45% नंबर है सर, उनकी भर्ती हो गई। जिनके 78-90% नंबर है उनको ये दिया गया है कि नॉट क्वालिफाइड। तो सर, क्या आप उसकी जांच की मांग करेंगे सर? बिल्कुल मांग करेंगे, उसकी जांच की, एक एक चीज की जांच होना चाहिए। और मेरा तो एक कहना है, ये व्यापम को खत्म कर देना चाहिए। यदि आपको कोई भर्ती बोर्ड बनाना है तो नया कोई सिस्टम खड़ा करिए और उसकी कमान आप न्यायिक अधिकारियों को दीजिए, प्रशासकीय अधिकारियों को दीजिए। यदि इन व्यापम वाले पुराने अधिकारियों कर्मचारियों को बिठाया गया तो प्रदेश फिर आगे चल के बर्बाद होगा। और मैं यहाँ के युवाओं को आह्वान करता हूँ खासतौर से कि जब तक युवा घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक झंडा नहीं थामेंगे, जब तक इस सरकार के खिलाफ अच्छा इफेक्टिव प्रदर्शन नहीं करेंगे पूरे प्रदेश में, तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। यूपी में भी अभी यही हुआ था कि वहाँ ऐसे भर्तियों में गड़बड़ी हुई, युवाओं ने प्रदर्शन किया, वो रेलवे भर्ती निरस्त करना पड़ी सरकार को, नए सिरे से भर्ती करना पड़ी केंद्र सरकार को। तो मध्य प्रदेश में ऐसा हो सकता है यदि ये ताकत से प्रदर्शन करेंगे, अन्यथा सरकार सुनने वाली नहीं है। लेकिन हम इसको ज्ञापन देंगे और युवाओं के बीच प्रदेश में इस मुद्दे को ले जाएंगे। सर, इस मुद्दे पे आप शासन से कब बात करेंगे? कब ज्ञापन सौंपेंगे? शासन को हम कल ही ज्ञापन सौंपने वाले हैं।
कहाँ सौंपेंगे, कितने बजे सौंपेंगे? गवर्नर साहब को हम सौंपेंगे, टाइम लेके हम बताएंगे कि कितना बजे। सर एक आखिरी सवाल आपको सर, अभी पिछला वर्ष या समान सर शिक्षक जिनके चयन हो चुका है सर, वो लोग DPI सामने, लोक सभा सामने पिछले 8 दिन से बैठे हुए सर, शासन का कोई प्रतिनिधि उनको मिलने को तैयार नहीं है, क्या उनको आप समर्थन देंगे क्या कर सकते? हमने EWS के समर्थन में और जो चयनित लोग हैं जिनको पहली बार में जो वो होता है काउंसलिंग जो होती है, उस काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो लोग ये काम बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनको अवसर देना चाहिए। और यदि ये अवसर नहीं देते हैं तो निश्चित है कि ये उन लोगों के साथ अन्याय होगा। हमारा समर्थन उनके साथ है, उनके समर्थन में हम जो है सदा खड़े हैं। मैं 2018 में चयनित शिक्षिका हूँ। हम लोग यहाँ पर इतने परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर कोर्ट का स्टे कह के जो भर्ती रोकी जा रही है हम लोगों की। अभी तक हम इतने परेशान हो रहे हैं यहाँ रहने में, खाने में। आज हमको 5 दिन हो गए लगातार, लेकिन हम लोगों का अभी तक कोई निर्णय ही नहीं किया गया है। मैम 5 दिन में अभी तक कौन अधिकारी आया है बात करने के लिए? आप अधिकारी लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। आज आप लोगों ने अपनी मांगों को, ये जो छोटे पेड़ पौधे हैं, इन तक को सौंप दिया आपने, इसके पीछे क्या मंशा है मैम आपकी? हम लोग 5 दिन से लगातार परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे रहते हैं। वो पेड़ पौधे हम लोगों के साक्षी है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम लोगों की सुध कोई लेने नहीं आ रहा है। तो मैम ये जो पेड़ पौधों की आवाज ये हवा में चलेगी क्या? जी सर, ये तो पता नहीं है। आज कोर्ट में 27% आरक्षण के खिलाफ मतलब आज सुनवाई है। हो सकता है कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, लेकिन कोर्ट में स्टे है ऐसे 50% आरक्षण को, के 50% के आरक्षण के पार नहीं जाना चाहिए सीमा, लेकिन EWS को क्यों दिया गया है? EWS भी तो 50% की सीमा को पार कर रहा है, फिर हम लोगों को 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम लोग 4 साल से इतने परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर भाई है, बहन है, हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। शासन के प्रतिनिधि कहना ये है कि आप लोगों की मांग पे शासन विचार कर रही है। सर कब तक करेगी? हम लोगों को आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहा है। DPI में जाए तो मैम बोलती है कि आप लोगों की लिस्ट बनी हुई है, बस जैसे ही सरकार आदेश करती है हम लोग आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। लिस्ट आप लोगों ने देखा आप लोगों ने? नहीं सर, बस उन्होंने बोला है कि आपकी बनी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ आदेश ही नहीं है। जी, ये मेरी सास हमीदा भी हैं, जिन्होंने मुझे अपने उसमें रखा संघर्ष में, और उन्होंने हमेशा इस चीज़ के लिए हम लोगों को बोलती रही, वो ख़ास तौर से मुझे और मेरे हस्बैंड को, कि तुम लोग ये चीज़ों को भी आगे बढ़ाओ, देखो आके। तो उन्होंने हम लोगों को ये जज्बा दिया हमेशा, वो कहती रही वो हमेशा। फिर वो उनके सामने तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन जब वो चली गई तो हमें इस चीज़ का वो हुआ कि हम लोगों को इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। हमीदा भी वो नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जी। आप उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं आप। जी। इसके लिए क्या उनके नक्शे कदम क्या चलेंगे आगे? जी, जैसे जिस तरीके से उन्होंने ईमानदारी से अपना संघर्ष को आगे बढ़ाया है, इस संगठन को आगे बढ़ाया, इसी तरह से हम भी इसी ईमानदारी के साथ इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक हो सका है महिलाओं को सबसे मेन, महिलाओं को रोज़गार देने की बात करेंगे हर जगह। और अभी भी हम लोगों का यही काम चालू हो चुका है कि हम चाह रहे हैं कि जहाँ जल्द से जल्द हम महिलाओं को रोज़गार की देने की बात करें। जिस तरीके से जैसे यहाँ सिलाई सेंटर चलता था, तो हमने उस पर ज़्यादा फोकस करा है, ताकि लड़कियों को ट्रेनिंग भी मिले और उससे उनको रोज़गार भी मिले, ताकि वो घर से मजबूत हों। अभी आपने बात की रोज़गार की। जी। उस रोज़गार के क्रम में और क्या क्या स्कीम लेके आई हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सबसे मेन स्कीम ये है कि वो घर बैठे भी काम करना चाहती हैं, कि घर से बाहर नहीं निकले, हम घर में काम करें। तो हम उस पे चल रहे हैं। जैसे सिलाई सेंटर तो देखिए चल ही रहे हैं हम लोगों की जगह जगह। और हमारा ये मेन पॉइंट ये भी आया है कि हम चाह रहे हैं कि बहुत सी महिलाएं जो है वो यहाँ नहीं आ पाएंगी, ये सेंटर है जो हमारा वहाँ नहीं आ पाएंगी। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा महिला उद्योग संगठन का हर जगह हर वार्ड में एक सेंटर खोले, ताकि वहाँ महिलाएं सेंटर को लेके काम करें। सिलाई हम लोग बात कर ही रहे हैं कि सिलाई मिले लोगों को और महिलाओं को रोजगार। आपने अभी एक नई बात बताई है आपने
जी। पहले आपका संगठन सिर्फ एक जगह पे काम करता था। जी जी। आज आप भोपाल शहर के हर वार्ड में जी स्कूल चाहती हैं आप। जी। तो क्या इसमें जो महिलाएं हैं पुरानी जो गैस पीड़ित हैं जी उनको ही काम देंगी या सिर्फ महिलाएं कोई भी उनको ही काम दे सकती हैं? नहीं, महिलाएं सभी देखिए बेरोजगार जरूरी नहीं है कि पुरानी थी जो वो ही हैं। इस टाइम कंडीशन सभी को ही पता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आदमियों को जेंट्सों को काम नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो इसलिए महिलाएं एक्टिव हुई हैं और महिलाएं ये चाह रही हैं हम घर को अपने सक्षम करें, कैसे भी करके हमें रोजगार मिले ताकि हम अपने बच्चों को और अपने घर को संवार सकें। मैं मोदी जी का एक नारा है जी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर व्यक्ति और आत्मनिर्भर देश, सब कुछ में चलता है। तो क्या आप उसी सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही हैं? जी जी जी। जैसे मोदी जी का कहना है कि हम महिलाओं को, तो हमने यही अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मोदी जी जो महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसमें जाना चाह रहे हैं कि हमें भी पता चलना चाहिए कि वो किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम वो योजनाओं को लाके महिलाओं में मतलब बताएं कि इस तरीके से। कुछ और शासन की योजनाएं हैं जी जैसे कंप्यूटर का है, जी 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 लाइन में भी है। जी जी। तो क्या सिलाई सेंटर के अलावा जी क्या शासन की और योजनाओं का लाभ आप उन लड़कियों उन महिलाओं तक पहुंचाएंगी जिनके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है? जी जी जी। हमारा यही मतलब चल रहा है काम इसी चीज़ पे, और कंप्यूटर क्लास भी हमारे यहाँ चल रही हैं। हम लड़कियाँ आ रही हैं हमारी ट्रेनिंग पे, तो वो लड़कियों को भी हम रेडी कर रहे हैं ताकि वो आगे चल के मतलब आगे चल के कंप्यूटर ही है जो आगे काम करेगा, तो उस पर भी हम लोगों का काम चल रहा है। जिन लोगों को आप सिखा रही हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं, क्या इनको काम भी देंगी बाद में या कहीं शासन की योजनाओं का लाभ भी उनको दिलवाएंगी या जी क्या नौकरी में भी कहीं उनकी मदद करेगी? जी बिल्कुल, हम यही हमारी कोशिश रहेगी कि हम जैसे भी सरकार की योजना इस तरीके की आती हैं लड़कियों को हम जल्द से जल्द ट्रेनिंग दें, लड़कियां लड़के सभी को ही हम लोग ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, और जब वो अपने यहाँ से ट्रेन हो जाएंगी तो हम कोशिश करेंगे कि उनको जॉब भी मिले। एक आखिरी सवाल आपसे। जी। गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन, ये वो संगठन है जिसने गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ी, उनको इंसाफ दिलवाया। आज भी कई गैस पीड़ित इंसाफ के लिए इंतजार में हैं। क्या आप उस पे काम कर देंगे पैडल पे कि उनको इंसाफ मिले? जी बिल्कुल, हम लोग उसी में कोशिश में लगे। अभी हमारी पेशी थी, हम गए थे, हमने अटेंड भी करी पेशी, और है ना उन्होंने हमें जज साहिबा ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि अब हम ये 3-4 दिन कंटिन्यू अप्रैल में हम है ना इसको करेंगे और फाइनल फैसला कर देंगे। अगर दोषियों को सजा मिल जाती है तो हमारा केस और मजबूत होगा और हमें आगे और इस चीज़ की लड़ाई लड़ने का हम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। आप एक सवाल बढ़ा दिया आपने, एक सवाल करना हूँ आपसे, दोषियों को क्या इसकी सजा मिलेगी दोषियों को? जी बिल्कुल, आश्वासन तो हमें जज साहिबा ने ऐसे ही दिया है कि कंटिन्यू हम इस चीज़ को 3-4 कंटिन्यू पेशी लेंगी, वो 25, 26, 27, 29 तक वो कंटिन्यू पेशी करेंगी, उसके बाद वो फाइनल फैसला सुना देंगे। रास्ते में शुरू जी, पहले परिचय दीजिएगा। मैं शावर खान महिला उद्योग संगठन से हूँ और संयोजक हूँ इस संगठन में। तो आज की प्रेस वार्ता रखने का क्या खास वजह? खास वजह यही है कि हमारी जो लड़ाई 33 वर्षों से बाकायदा हम लोग लड़ते आ रहे हैं, भोपाल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, और काफ़ी सरकारें आई और गई जिसमें सिर्फ हम लोगों को आश्वासन के अलावा, गैस पीड़ितों को आश्वासन के अलावा कोई भी उनके हित में कोई काम नहीं किया। सावर भाई, एक सवाल आपसे। भोपाल गैस पीड़ित महिला संगठन पिछले कई सालों से एक खामोश गुमनाम नींद में रह रहा है, क्या उसको फिर से अपने खाल के उसी मुकाम पहुंचाएंगे जहाँ पहले था? देखिए, एक संगठन जो जब्बार भाई और हमीदा भी ने जो चलाया, तो वो संगठन उस विचारधारा के साथ था जो कि सिर्फ गैस पीड़ितों के लिए इंसाफ चाहती थी, और वो उस लड़ाई को बराबर लड़ते आए। तो 37 साल से मतलब 37 साल तक तो वो रहे, उसके बाद वो हमारे बीच में वो दोनों नहीं है। तो अब उस संगठन की कमान जो है सभी लोगों ने मुझे सौंपी है, तो उस संगठन को मजबूत करने के लिए मैं पूरी तरीके से अपनी जान लगा दूंगा और जो मेरी माता का सपना था उसको साकार करूंगा। अभी एक बात आपने कही है कि लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है जी, तो इस जिम्मेदारी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरी शहर की जिम्मेदारी है, और कई लाख लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं।
तो क्या उनकी उन उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए आपने क्या क्या योजना बनाई? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि 5,74,376 लोग जो हैं वो गैस पीड़ित हैं। तो उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जब तक जारी रखेंगे जब तक गैस पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल जाता। सबसे पहली चीज़ जो अब आने वाली है हमारे यहाँ, तो एक इन्होंने याचिका लगाई थी 2010 के फैसले के खिलाफ, जो दोषी थे यूनियन कार्बाइड के। तो उस फैसले के खिलाफ जाके इन्होंने एक याचिका लगाई थी, तो वो हो गई खारिज। अब भोपाल कोर्ट के अंदर फिर से सुनवाई चालू होने जा रही है। वो कंटिन्यू केस चल रहा था, उसमें सुनवाई नहीं हुई, लॉकडाउन की वजह से भी थोड़ा सा डिले हुआ। तो अभी 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक कंटिन्यू इस पर सुनवाई होनी है और इस पर जो भी फैसला आएगा, और हम उम्मीद करते हैं न्यायालय से कि वो भोपाल के गैस पीड़ितों के हक में आएगा। छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ भारत सरकार और राज्य सरकार से, दोनों से, कि अभी तक जितनी भी सरकारें आई 37 वर्ष में, किसी सरकार ने कभी आगे आकर ये नहीं कहा कि हम गैस पीड़ितों के लिए ये करना चाहते हैं। गैस पीड़ितों का जो पैसा है वो रोड, नाली, सड़क और नगर निगम को गाड़ियाँ दिलाना, दूसरे लोगों को, मंत्रियों को गाड़ी दिलाना, ये गैस पीड़ितों के हक का पैसा है। हमारा सिर्फ इतना सा मानना है कि जो गैस पीड़ितों का पैसा पिछले 37 साल से आपने रख रखा है, मैं ब्याज के साथ भारत सरकार, राज्य सरकार आगे आकर के कहे कि ये फंडिंग आपकी हमारे पास रखी हुई है, इसको हम गैस पीड़ितों के हक में देना चाहते हैं। तो हम सरकारों का भी जो है सम्मान करेंगे क्योंकि गैस पीड़ितों के बारे में सोचा। लेकिन अभी तक जो भी हम लोगों ने मुआवजा लिया है, जो भी इलाज हमें मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के माध्यम से मिला है। किसी सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। सिर्फ मैं इतनी सी अपील करना चाहता हूँ भारत सरकार, राज्य सरकार से कि एक कदम आगे बढ़ा के देखिए। क्या आपने अपनी बात वहाँ रखने की कोशिश की? हमने बात रखने की कोशिश की, लेकिन इसमें किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। अभी हमने कुछ पत्र लिखे हैं, उसका भी ढंग से कोई जवाब नहीं मिला हमें। भारत सरकार को लिखे हमने। अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा अपनी बात रखने के लिए? अगला कदम ये होगा कि हमारे जो मेरे रिलेटिव दोस्त हैं या मेरे मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, हम उनसे ये कहेंगे, क्योंकि हम लीगल तौर से बात करना चाहते हैं, हम किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते। हम अपने पैसे से लोगों के रिजर्वेशन कराएंगे। हम 500,000 की तादाद के अंदर दिल्ली के अंदर जाके जंतर मंतर पे परमिशन के साथ हम बैठेंगे और अपनी मांग को रखेंगे। तो ये जो प्लानिंग आपकी, इसकी कुछ समय सीमा तय की है? समय सीमा हमने तय की है कि ये हमारे भोपाल कोर्ट का फैसला जो आ जाए, क्रिमिनल जो केस चल रहा है यूनियन कार्बाइड का, उस पर 7 आरोपियों के सजा का फैसला आएगा, उसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे। हमेशा भोपाल वाद की परंपरा रही है, होली, दिवाली, ईद मिलन, दीपावली का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज हमारा होली एवं मकरजी का त्यौहार हम बड़े हर्ष और भव्य तरीके से मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी कुछ क्षणों में हमारे बीच पधारेंगे। हमारे बीच प्रमुख सचिव माननीय श्री देवेश साहब, PS श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव जी, भोपाल के विद्वान डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश सम्मानित श्रीमती गिरी बाला सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के चेयरमैन सम्मानित चौधरी साहब, व्यास जी, और भोपाल शहर के लगभग 7,000 व्यक्ति इस कार्यक्रम में होली एवं मकरजी का त्यौहार मना रहे हैं। इस रंगमंची के त्यौहार पर मैं अपनी ओर से, भोपाल वाद की ओर से सबको बधाई घोषित करता हूँ।
ये साथियों, आज जिला बार होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है। बड़ी भव्यता के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश चौधरी, स्टेट बार काउंसिल के सदस्य, जिला बार के अध्यक्ष कोठारी और डिस्ट्रिक्ट वाला जी कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में जो कार्यक्रम हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देते हैं। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वकील बाहर की शामिल कितनी संख्या होगी सर इनकी? लगभग मेरे ख्याल से टोटल डिस्ट्रिक्ट वाले। आज ये कितने उपस्थित हो गए सर? होंगे मेरे ख्याल से 400-500 लोग होंगे सर। बाकी लोग उपस्थिति क्या कोर्ट भी है ना, कोर्ट भी है, जलावर में अधिवक्ता वकालत भी करते, तो वो भी 4 न्यायालय परिसर में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ, यादें जो कि याद रह जाती हैं। अपने घर और ऑफिस के प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग कराने के लिए संपर्क करें H/1931 हाउसिंग बोर्ड करोल बेरसिया रोड भोपाल। कॉन्टैक्ट 9665300217। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली बार फिर एक बड़ी खबर को लेकर।